जय श्री राम। तो हम कर रहे हैं फिज़िक्स के अनसोल्ड पेपर्स। पिछली वीडियो में यानी पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे और अब इस वीडियो में हमें अगले क्वेश्चन 3 के कैसे शुरू करना है। तो क्वेश्चन है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही कमी बता देंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि नाभिक है केंद्र में और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इस कक्षा में घूमेगा, इतनी ऊर्जा में घूमेगा, नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज जो है घूम रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पर आकर्षण बल लगाएगा वही जो है इसको घूमने के लिए क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है नहीं पता है, पता करो। ठीक है, लेकिन कमी क्या रहेगी? पहली कमी रहेगी कि परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाया। तो कैसे नहीं समझा पाया परमाणु का स्थायित्व? मतलब ये यही नहीं समझा पाया कि ये जो एटम हम ऐसे पिक्चर बना रहे हैं इसकी कि बीच में नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये स्टेबल कैसे है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज गोल गोल घूम रहा है। तो 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है एक समान वेग से तो उसके पास एक त्वरण होता है जिसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू भी क्या होती है? a बराबर v² बटा r। v क्या है? इसका वेग है जिस वेग से घूम रहा है और r इसकी त्रिज्या है, जिस रेडियस में जितना दूर नाभिक से घूम रहा है। अब ये आवेशित कण हो गया त्वरित, ये त्वरित आवेशित कण है। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें बोला था कि अगर आवेशित कण हो और वो त्वरित हो तो वो क्या होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सोर्स होता है, यानी उससे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल के जाएगी। इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेगी तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी तो कम होती ये जाके नाभिक में गिर जाएगा। परमाणु स्थायी कैसे रह पाएगा? फिर हमने सोचा कि चलो कहीं हजारों करोड़ों साल बाद गिरता होगा इलेक्ट्रॉन जाके, इसलिए अभी हम स्थायी है, बाद में नहीं रह पाएंगे शायद। तो कैलकुलेशन करके पता किया कि 10⁻⁻12 सेकंड में ये काम हो जाएगा। 1 सेकंड में नहीं लगेगी, 1 सेकंड का भी 1 लाख करोड़ का हिस्सा, उसमें ही ये जाके गिर जाएगा। मतलब मॉडल में कुछ तो कमी है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाया। इस चीज़ को बोर मॉडल ने कैसे दूर किया? उसने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे नहीं कि कितनी भी दूरी पर किसी भी एनर्जी लेवल में जो है घूम सकता है नाभिक के चारों तरफ। तो कैसे करता है? तो बोर मॉडल ने कहा कि कुछ खास वैल्यूज़ हैं कि या तो यहाँ पे रह सकता है या फिर यहाँ पे, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में नहीं ऐसे 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 करके आ गया। उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी एनर्जी लेवल से घूमता जाए, नहीं। बोला कि या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, बीच में ऐसे इधर उधर नहीं हो सकता। और उनको उसने बोला कि ये स्थायी कक्षाएं है कि जब वो इसमें घूम रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो उसने नहीं बताया, वो मेरे को नहीं पता है, पर नहीं करता है ऐसा बोर ने बोला। ये क्यों नहीं करता है? उन्होंने बोला वो नहीं पता है मेरे को, पर करता नहीं है। जब इधर घूम रहा है इधर ही घूम रहा है, फिर एनर्जी लेके इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है सीधा, इधर से इधर भी आ सकता है, लेकिन बीच में नहीं रह सकता। दूसरी चीज़ ये क्या नहीं समझा पाया, ये परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया।
रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी इसमें देखो, जैसे बोर मॉडल है उसके हिसाब से वो थोड़ा उसको चीज़ को समझा पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर से मान लो इधर जंप किया तो इसकी एनर्जी के बराबर का एक फोटोन छोड़ेगा, या इधर से इधर जंप किया तो इसकी जो एनर्जी है उसके बराबर का फोटोन छोड़ेगा। तो कुछ कुछ वैल्यूज़ है जिसके एनर्जी का वो फोटोन छोड़ सकता है, यानी उन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी से एक मतलब विजिबल रेंज में तो कलर जुड़ा रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु में हम बामर सीरीज की बात करें तो उसमें हमें 4 लाइन दिखाई देती है सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को पक्का याद नहीं है लेकिन गैस मार दूँ, एक 410 नैनो, नीचे का तो दिख नहीं रहा होगा, एक 410 नैनोमीटर में, एक 434, एक 480 के कुछ पास है, और एक 656, इतने नैनोमीटर के 4 लाइन्स है सिर्फ। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, कहीं भी घूम रहा है चारों तरफ, तो उसको तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की जो है फोटोन्स छोड़ने चाहिए थे, सब के सब सारे कलर में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं छोड़ता वो, सिर्फ कोई पर्टिकुलर लाइंस की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, की फ्रीक्वेंसी का फोटोन छोड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम वो नहीं समझा पाया, 2 कमी है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका किरण आरेख मैंने बना दिया है। ये लाइट्स आ रही है ऐसे, और अगर ये लेंस ना होता ये जाके इधर इस ओ पे मिलती, ठीक है, लेकिन लेंस है तो ओ पे नहीं मिलेगी, कहीं और प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये जिधर जाके मिलने वाली हो रही थी वो क्या करेगा, मेरा आभासी वस्तु का काम करेगा, ठीक है। तो आभासी वस्तु मेरी किधर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव ली जाएगी यू की वैल्यू। और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है उत्तल लेंस की, तो पॉजिटिव ही होगी, धनात्मक ही होगी। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है किरण आरेख दर्शा के देखो। तो किरण आरेख में क्या होगा भाई, उत्तल लेंस है तो प्रकाश को क्या करेगा, सिकोड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जाके ऐसे जाके इधर जो है ऐसे ये किरण आरेख दिखा दिया हमने, ठीक है। देखो जब पहले पृष्ठ से गुजरी तब भी झुकाया प्रकाश को, जब दूसरे से निकली तब भी झुकाया है, ठीक है। पहले वाले में क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, दूसरे में सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो कुल मिला के दोनों बार प्रकाश को अंदर की तरफ सिकोड़ देता है, ठीक, कन्वर्ज कर देता है, उसको अभिसारित कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते सीधा लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u को इधर ले आते हैं 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। f की वैल्यू है 20, u की वैल्यू है 10 बराबर 1/v। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा 20, और 1 + 2 यानी 3/20। तो v क्या आएगा, v आ गया प्लस 6.66 सेंटीमीटर, या 20/3 भी लिख सकते हो। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या किया, लेंस सूत्र लिखा, एफ की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, ठीक है। देखो लाइट ऐसे जाके सिकुड़ती, उत्तर लेंथ नहीं रख दिया तो उसको थोड़ा पहले ही सिकुड़ दिया, बस बात खत्म, और गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ सा बना लियो बस पेपर में अगर ये आया। तो अगला क्वेश्चन जो है 3 का गया, वैसे तो हमने इसको पहली वाली वीडियो जो थी उसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था, क्योंकि वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, उसका किरण आरेख ये दर्शाइए, तरंग संचरण का आरेख। तो फिर से बता देते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे इसकी वैल्यू ऐसे ऐसे बदल रही है इस डायरेक्शन में, उसके लंबवत इसकी ऐसे ऐसे बदल रही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, दोलन करते हैं, कंपन करते हैं,
ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू इस डायरेक्ट वाई एक्स डायरेक्शन में बदल रही है, इसकी जेड में, और ऐसे तरंग जा रही है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किरण आरेख में इसमें वाई डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज दिखा दी, जेड में ऐसे लंबवत है, बट ऐसे तो मैं बोर्ड पर बना नहीं सकता, तो तिरछा करके ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया जेड डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में मेरी वेव जो है जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। जो मैंने बोला था पीछे करके वही लिख लो, अगर तुमको बुक से नहीं देख के लिखना है या खुद से नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। धन्यवाद। ये तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। उदाहरण रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्स रेज, यूवी रेज इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करिए। तो एक बार मैग्नेट मान लेते हैं और एक करंट लूप मान लिया। बार मैग्नेट है, इसके ध्रुव का सामर्थ्य m है। ठीक है, इधर भी इधर बिल्कुल तो, और उनके बीच की दूरी जो है 2l है। तो जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2l, ऐसे ही इधर इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर हो क्या हो जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य इंटू 2l। एक करंट लूप है जिसमें आई धारा बह रही है, इसका क्षेत्रफल जो है एरिया वो A है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है A। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा M बराबर IA। ठीक है, मात्रा का देखो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मान लिया इसमें तार के n फेरे हैं। ठीक है, n फेरे हैं, तो तब क्या हो जाएगा, उस n की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, m बराबर NIA। अच्छा पूछे इसका ध्रुव सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है, तो इसका मात्रा का देखो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो है 1 मीटर डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बचेगा एम्पियर मीटर, बचेगा एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का मात्रा क्या है, एम्पियर मीटर। तो ऐसे लिख दो कि माना किसी छड़ चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m है तथा उसके ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, या उस छड़ चुंबक की लंबाई 2l है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होगा m गुणा 2l। ठीक है, दोबारा सुनो, यदि किसी छड़ चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m है तथा उसकी लंबाई 2l है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m बराबर m गुणा 2l। यदि कोई धारा लूप है जिसका क्षेत्रफल a है और उसमें I धारा बह रही है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m बराबर NIA।